अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब कौन देगा का वीलॉग पोर्शन। आज हम एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, अली अनवार साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं और नवाए वक्त में और डेली टाइम्स में ये इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में ये आर्टिकल लिखते हैं। और एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल इनका 18 तारीख को जो है वो शाया हुआ था नवाए वक्त के अंदर भी और डेली टाइम्स के अंदर भी। पाकिस्तानियत के नाम से इनका आर्टिकल, जो इनका टाइटल है, जो मेन टाइटल है वो पाकिस्तानियत के नाम से। और जो मेन इसकी हेडिंग थी इस आर्टिकल की वो ये ताकतवर कौन। अब ताकतवर कौन, ये डेफिनेटली आप सब और मैं जितने भी हैं वो सुनने वाले, हमारा शायद इशारा कहीं और जाता है। पाकिस्तान में ताकत किसके पास है, कौन ताकतवर है इस मुल्क के अंदर, किसके हुक्म से सारे फैसले होते हैं, किसके हुक्म से हुकूमतें आती हैं। अच्छा, ये डेफिनेटली फैज़ाबाद धरना केस के बारे में है। आपको पता है कि हाल ही अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वफाकी हुकूमत है उसने जो 10 TOR जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, जो ज़ाब्ता है, उसमें सारा उन्होंने जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 3 रुकनी एक कमेटी बनाई है जो फैज़ाबाद धरना की पूरी तहकीकात करेगी। और ये जो कमीशन है इसमें इसके पास गिरफ्तारी के इख्तियारात भी होंगे। TORs हैं क्या इस फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, अब वो हम देखेंगे। इसमें रिटायर्ड IG हैं अख्तर अली शाह, वो उसकी क़यादत कर रहे हैं। बाकी जो है वो 3 लोग और भी इसमें शामिल हैं। तो जो TORs हैं पहले हम इसको डिस्कस कर लें एक 1 बाय 1 करके, लेकिन आप सारे 10 के 10 TORs आप खुद भी पढ़ लें आर्टिकल के अंदर। बाकी मैं जो मेन डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है कि मेन डिस्कस करने वाले हैं, उन वो आपके सामने मैं रख देता हूँ मोटे मोटे। वो पहले नंबर पर तो डेफिनेटली फैज़ाबाद धरना के लिए जो तहरीक लबैक को गैर कानूनी माली मामनत की गई थी या किसी भी किस्म की मामनत की गई। एक तो मामनत आपके सामने है ना, जो हज़ार रुपये वहाँ पे जो लोगों को दिए थे कि आप लोग वापस चले जाएं, किसी के पास वापसी का किराया नहीं था, तो हज़ार रुपये दे के उनको कहा था कि आप ये बस का किराया लें और आप जाएं वापस जहाँ भी अपने जिस शहर भी आपने जाना है। एक तो वो माली मामनत जो हमारे सामने थी। बाकी जो उतने दिन वहाँ बैठे रहे या जो भी उनका आने जाने का खर्चा था या जो भी उनके इंतजाम थे, या अगर वो भी किसी ने माली मामनत की है तरीके लबैक की, तो उसका भी इंक्वायरी कमीशन करेगी और देख लेंगे। अगर किसी ने कोई माली मामलत की होगी तो वो सामने आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो सोशल मीडिया के ऊपर जो नफ़रत अंगेज़ और तशद्दुद मवाद की जो इसमें आपको पता है कि तशहीर की गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके हवाले से भी सदेबाब किया जाएगा कि उनके लिए क्या सज़ाएँ होंगी। अगर काफ़ी लोगों ने जो नफ़रत अंगेज़ तकरीर भी की और नफ़रत अंगेज़ मवाद भी शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनका तयन करके उनके सदेबाब की तजवीज़ जो है ना ये देगा कि उनके साथ क्या रवैया अख्तियार होना चाहिए, कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होना चाहिए। अच्छा, जो मेन इसमें है, जो बड़ा अहम है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, वो यही कि कमीशन उस वक्त के जो खुफिया इदारों के समेत सरकारी अफसरान जो थे उनकी ज़िम्मेदारियों का भी तयन करेगी। और कमीशन इस बात का भी तयन करेगा कि इंटेलिजेंस इदारों और सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई मतलूब है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंस इदारों में हमारे साबिक ISI जो हेड हैं उनका भी नाम अक्सर लिया जाता है, उनकी तो बाकायदा दस्तखत है उस मुआहदे के अंदर। बाकी और भी अगर किसी इंटेलिजेंस इदारे ने अगर कोई मुदाखलत की है या उसने कोई इसमें कोई बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पे या गैर ज़ाहिरी तौर के ऊपर इसमें इन्वॉल्व थे इन तमाम तर मामलात के अंदर, तो वो कमीशन इसकी इंक्वायरी कर लेगी। मतलब जो भी सवाल हमारे जहनों में मौजूद हैं वो तमाम तर चीज़ें ये कमीशन उसकी इंक्वायरी करके सामने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर देगा कि भाई ऐसे था ऐसे था ऐसे था, ये ऐसे आए और ऐसे चले गए। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैंने ये पॉइंट्स निकाले थे कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें। अच्छा, कमीशन जो धरने और रैलियों के हवाले से इंटेलिजेंस इदारों और जो पुलिस के किरदार का जो तयन है वो भी करेगा कि उनका किरदार इसमें क्या था, अगर था तो क्या था, नहीं था तो वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, बाकी कमीशन जो है वो 2 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करेगा और वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट भिजवाएगा। अगर 2 माह से ज़्यादा का वक्त चाहिए होगा तो हुकूमत जो है वो तौसीक कर सकती है, उसकी इजाज़त लेनी होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा हैं, उन्होंने रिमार्क्स भी बड़े ज़बरदस्त दिए इस हवाले से। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि माजी में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब कौन इस्तेमाल करता रहा सुप्रीम कोर्ट को, ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया, ये उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। बाकी उन्होंने कहा कि 100 साल बाद भी ये सच नहीं बोला जाएगा कि नज़रसानी दरख्वास्तें किसने दायर करवाईं। मुल्क में नफ़रतें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के। मेरे ख़्याल से तमाम तर पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे इस पूरे केस के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि शायद हम अपने दुश्मन हम खुद हैं, हम खुद अपनी सफ़ों में दुश्मन तलाश करें, शायद हमें चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ जाएंगी। गलतियाँ तस्लीम करना बेसिकली ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि आप जब गलती तस्लीम कर लेते हैं फिर आप उसकी इस्लाह की तरफ जाते हैं ना। तो हुकूमत के जो हमारे बड़े हैं या हमारे रियासत के जो बड़े हैं, अगर वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें अब चीज़ों को ठीक करना है और सच्चे दिल से ठीक करना है, सच के दिल से ठीक करना है, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और इन चीज़ों को हमें इस तरह से अब देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ अब बेहतर शायद होने वाला है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल, अब आर्टिकल में इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स भी इसमें शामिल किए हैं अली अनवार साहब ने, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अदालती कमीशन बराए फैज़ाबाद धरना के TURs देकर ये साबित होता है, ये अली अनवार साहब अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर शतरबे महार और लाडलापन के इल्ज़ामात मतलब महज रौला रप्पा ही था। मतलब वो ये कह रहे हैं कि TURs देख के तो यही लगता है कि फैज़ाबाद में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से बस एक रौला रप्पाई लगाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, एजेंसीज इसके पीछे हैं। हालांकि इसमें ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई है। अली अनवार साहब अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पे सिर्फ ये इल्ज़ाम ही लगता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर क़ुव्वतों के पीछे या सियासी जमातों के पीछे या इन धरनों और रैलियों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। अच्छा, ताकत का असल महवर मुमलिक खुदादाद में अदालतें ही हैं। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि हम समझते हैं कि शायद ताकतवर कौन है, जो उनका टाइटल भी था अपने आर्टिकल का, वो कहते हैं कि ताकतवर शायद इस मुल्क के अंदर अदालतें हैं। मुमलिकत खुदादाद जो है उसकी में जो मेन जो ताकत का महवर है सारा, वो अदालतों की तरफ ही, उसकी भी एग्जांपल्स भी दी उन्होंने। आप वो देखें कि इन्हीं अदालतों, वो कहते हैं कि इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ को नाअहल किया, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, और दौरान रात के पिछले पहर अदालतें खुलीं और वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर गए, और फिर वही इमरान खान गिरफ़्तार हुए तो अदालत के हुक्म पर ही लग्जरी गाड़ियाँ में लाए गए। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर अदालत के हुक्म पर इनफरादी राय के अमल को मअतल किया गया। मियाँ नवाज शरीफ 4 साल कबल 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इलाज के लिए अदालत के हुक्म पर बाहर गए, और इन्हीं अदालतों ने मियाँ नवाज शरीफ को वापसी पर ज़मानतें दी। ये सब कुछ कर अदालत रही होती हैं, लेकिन यार लोग इसका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर लगा देते हैं। यूँ ज़ाहिर करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही असल ताकत का सरचश्मा है, लेकिन बरअक्स हकीकत इसके बरअक्स है। अच्छा, ये चीज़ें अब डेफिनेटली अब फ़ौजी अदालतें भी ख़त्म कर दी गई हैं। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों के पीछे होती, उनका मकसद बेसिकली पॉइंट ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट तमाम तर चीज़ों के पीछे हैं तो वो सारे काम क्यों होते रहे जो शायद इस्टेब्लिशमेंट को जिसका फ़ायदा ना होता, तो वो तमाम काम जो हैं वो अदालतों के ज़रिए होते रहे हैं। अब फ़ौजी अदालतें भी ख़त्म कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा जो है वो ऐसा इम्पैक्ट है जो हमें नज़र आ रहा है कि शायद ताकत का जो महवर है वो शायद किसी और तरफ है, और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हमें कुछ डगमगाती नज़र आ रही है। या हम ये कह सकते हैं कि अदालतों के ज़रिए सारे काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, वहाँ उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भी एक बड़ा पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाली बात है। क्या वहाँ उनको भी कोई कंट्रोल कर रहा है या उनकी अपनी एक एब्सोल्यूट पावर है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट एक एब्सोल्यूट पावर होती है किसी भी मुल्क के अंदर। उनकी जो पावर है वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई इदारा चैलेंज नहीं कर सकता, कोई रियासती इदारा उसको चैलेंज नहीं कर सकता। उनकी एक एब्सोल्यूट पावर है, वो तो हम सबको पता है उसके बारे में। शायद वो उन्होंने ये डिस्कस करने की कोशिश की इस आर्टिकल के अंदर। अच्छा, अब उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, कहते हैं फैज़ाबाद धरना केस के TORs तय हो गए, फ़ौजी क़यादत को अदालत तलब करने की बातें हो रही हैं। मतलब फ़ौजी क़यादत को भी कहा जा रहा है कि उनको अदालत तलब किया जाएगा, लेकिन उन सब के बावजूद मौजूदा अस्करी क़यादत के किरदार पर नज़र डालें तो वाज़ेह होता है कि मुल्क को मज़ीद किसी बहरान में नहीं डालना चाहते और वो कानून के सामने सर झुकाए हुए हैं। इस वक्त मौजूदा अस्करी क़यादत का ये अज़म है कि इदारे ने किसी किस्म का तसादुम मोल नहीं लेना, बल्कि इनकी नज़रें मुकम्मल मरकूज़ हैं बुनियादी मसाइल पर, ना कि इन चीज़ों का जिनका मुल्क के हाल और मुस्तकबिल से कोई वास्ता नहीं। आला इदारों के सरबराहान से गुजारिश है कि ज़रूरत इस अमर की है। अब ये आला अदालतों के सरबराहान में से एक तो काजी फायज़ ईसा ही हो गए ना, क्योंकि फैज़ाबाद धरने की बात कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश की है अली अनवार साहब ने, जिन्होंने कॉलम लिखा है नवाए वक्त के अंदर। वो कहते हैं कि ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त जिन मसाइल में घिरा हुआ है, मतलब मुल्क जिस मसाइल में घिरा हुआ है, हमें उनका तदराक करना चाहिए, ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर इन मसाइल को मज़ीद उलझाया जाए। अगर तो हम कहें कि फैज़ाबाद धरना केस को दोबारा से इसका रीओपन करना या उसकी नज़रसानी अपील दाखिल करना ये गड़े मुर्दे उखाड़ना है, तो इसमें कुछ गलत राय नहीं होगी मेरे ख्याल से। पाकिस्तान वाकई, एक बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जिन मसाइल से गुजर रहा है या बहुत बड़े बड़े इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं, ख़ास तौर पे सबसे बड़ा मसला तो इस मुल्क की इस वक्त मईशत का है, जो इस वक्त
कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है। और बेबी अगर इसमें हम कोई 8-10 साल मज़ीद इसमें वर्किंग करते रहें और मेहनत के साथ करते रहें, फिर भी हमें कम से कम 8-10 साल इस मुल्क को ठीक करने में लग जाएंगे, जो हम बर्बादी पीछे करके आ गए। लेकिन जो नई क़यादत है बेसिकली उसका उन्होंने जेस्चर बताया कि उनका जेस्चर पॉजिटिव है, वो कानून के सामने सर झुकाए हुए हैं और वो कहते हैं कि जैसे कानून को तलब करे या जैसे भी कानून के साथ रवैया रखे, हम उनके साथ हैं और किसी किस्म के हम तसादुम की पॉलिसी नहीं अपनाए हुए हैं। और ये बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान के अंदर। अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में हम तमाम तर लोगों को ये सोचना चाहिए, तमाम पाकिस्तानी को चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे मुल्क के जो इदारे हैं उनका क्या किरदार इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। अगर मुस्बत नज़र आ रहा है तो हम तमाम पाकिस्तानियों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली इस मुल्क के अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इदारों की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के डोमेन का ख्याल करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। अगर फैज़ाबाद धरने केस के अंदर अगर आप कुछ अखज़ करना चाहते हैं और कुछ इस केस की मंतकी इंजाम तक पहुँच कर कुछ ज़िम्मेदारान का तयन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी पाकिस्तान के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, लेकिन फोकस हमारा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की तरफ होना चाहिए। ये इस आर्टिकल में उन्होंने बात की, तो मैं भी शायद इससे काफ़ी मुत्तफ़िक हूँ। अगर हमें ये लग रहा है कि हम अपनी गलतियाँ तस्लीम करके या हम इन तमाम तर चीज़ों को पस पर्दा रख कर भी पाकिस्तान को आगे मुस्बत तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम सबको जो है इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो इस मुल्क के अंदर या होता रहा या आने वाले वक्त के अंदर आप समझ रहे हैं कि कुछ आपके भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं इस मुल्क के सियासत को लेके या इस मुल्क की पॉलिसीज़ को लेके, चाहे आपका ताल्लुक पीटीआई से है, पीटीआई वालों को तो कुछ ज़्यादा ही इस वक्त ग्रीवेंसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो माने नहीं रखते। उसके रीज़न ये है कि आप के लीडर ने जो इस मुल्क के साथ कर दिया है, तो आपकी किसी किस्म की कोई शिकायत इस वक्त रियासत पाकिस्तान से बनती नहीं है। सबसे पहले तो हमें उन तमाम तर चीज़ों का अजाला करना है जो बेड़ा गर्क इस मुल्क का हो चुका है पिछले 4 सालों के अंदर। सबसे पहले तो अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतें, उनका अजाला करें और पाकिस्तान को किसी किनारे लगाएं ताकि हम और आप अपना अपना हिस्सा इसके अंदर डालें। मैं तो सिर्फ इतना सी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर होने के लिए जा रही हैं, बेहतर होंगी। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अपने बाकी दीगर इदारों के साथ, सुप्रीम कोर्ट हैं, बाकी डिफरेंट इदारे हैं, एज अ पाकिस्तानी हम उनके साथ खड़ें और उनके तमाम तर उन फैसलों की हम पुष्ट पर खड़ें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती और तामीर और तरक्की के लिए वो करेंगे, तो हम उनका भरपूर तरीके से साथ देंगे और यही पाकिस्तानियत जो है उसका तकाजा है। तो अली अनवार साहब का ये आर्टिकल था, इंशाल्लाह ताला और भी मज़ीद आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अगले और अपने व्लॉग्स के अंदर, और जो भी मुल्क के सूरत हाल है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला तबसरे और तज़किये करते रहेंगे। मैं था असद मिर्ज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।